गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स 11 पर वर्क एनर्जी की क्लासेस कंटिन्यू है। ठीक है, मैंने जो अभी तक आपको बताया है वो था वर्क डन परफॉर्म्ड ऑन अ पार्टिकल बाय द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F1, F2, F3 एंड सो ऑन फोर्सेस। यानी बहुत सारे फोर्सेस भी अगर एक पार्टिकल पर लगे तो आप क्या कीजिए, या तो वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेस निकाल लीजिए अगर संभव हो, नहीं भी संभव हो तो इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या कीजिए, आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए उसके नेट डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक तरीका, पहला तरीका कि सारे फोर्सेस को आप क्या कीजिए, जमा कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जैसे आप स्केलर को जोड़ते हैं 2 + 3 = 5, सिमिलर वे में आप वेक्टर को भी वेक्टर एडिशन थ्योरम से, अगर वो प्रोजेक्शन फॉर्म में है I कैप, J कैप, K कैप के फॉर्म में है तो जोड़ना आसान होता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक बार फोर्सेस F1 लिया था, किसी पार्टिकल पे अप्लाइड किया था, वो पार्टिकल अपने पोजीशन से कितना हुआ था, S डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था। तो उसके बाद मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि वर्क डन परफॉर्म ऑन द पार्टिकल बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स F डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। दूसरा केस ये था कि किसी पार्टिकल बॉडी ऑब्जेक्ट पर दो तरह के फोर्सेस लग रहे थे, F1 और F2, और दोनों जो फोर्सेस थे दोनों का फॉर्म जो था वो प्रोजेक्शन नेचर का था। यानी कैपिटल F इक्वल्स, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, कैपिटल F = Fx I कैप प्लस Fy J कैप प्लस Fz K कैप था। यानी कि फोर्स जो है वो 3 डायमेंशन में लग रहा है, क्योंकि I कैप, J कैप और K कैप काम कर रहा है, यानी एक स्पेस में फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या था, वो बॉडी डिस्प्लेस, दो फोर्सेस लग रहे थे F1 और F2, और उसके बाद बॉडी क्या हो गई, एक पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर पर चली गई। तो हमने RAB निकाला, F1 + F2 को एडअप किया, उसको F माना, यानी दो फोर्सेस को जोड़ करके नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स जब निकल गया तो मैंने निकाला RAB, यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और उसके बाद क्या कर दिया, दोनों का डॉट लिया और आपका रिजल्टेंट निकल गया कि वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F1 एंड F2 while displacing the body from point A to point B। यानी ये डॉट प्रोडक्ट का पूरा खेल प्रोडक्ट का था। अब सवाल ये उठता है, कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगा, उस फोर्स के लगने के कारण बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, काम हो गया, वर्क डन परफॉर्म हो गया, आपने वर्क डन निकाल लिया। जूल में, अर्ग में, जिस सिस्टम में अगर फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जूल में होगा। अगर फोर्स डाइन में है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अर्ग में होगा। ये तो यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई। तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक ये था। संभव ये है क्या, किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस भी हो गई और वर्क डन 0 हो गया। बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई, वर्क डन 0 हो गया। हुआ कैसे, ये भी एक जादू है। तो समझने से पहले, उसे समझने से पहले समझिए, फोर्स के चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे फोर्सेस बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, etc। एक लंबी लिस्ट है, कूलम्ब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो फोर्स, यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और आए दिन कुछ ना कुछ नए फोर्सेस आते ही रहते हैं अध्ययन में। अब यहाँ हम बात करेंगे फोर्स का, यहाँ दो कैटेगरी में हम डिवीजन कर लिए और समझने की कोशिश करेंगे कि एक फोर्स जब लगता है, बॉडी को डिस्प्लेस करता है, राउंड ट्रिप में करता है, तो वर्क डन 0 हो जाता है। एक फोर्स जब किसी बॉडी पर अप्लाइड होता है तो राउंड ट्रिप में जो होता है वर्क डन 0 नहीं होता है। संभव है किसी बॉडी पर फोर्स लगे, बॉडी डिस्प्लेस भी हो जाए। यहाँ पर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाए, यहाँ तक चला गया, A से B गया, A से बॉडी B चला गया। ये यहाँ पर कोई बॉडी थी, इस पर आप फोर्स लगाते गए, किसी समय बॉडी यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, लगा हुआ है फोर्स, इस पर लगा हुआ है फोर्स और बॉडी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर किसी तरह से बॉडी यहाँ चली आई, बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ से यहाँ गई बॉडी और यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई। और ये पूरे प्रोसेस में एक साइक्लिक ऑर्डर में, एक जब कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लिया बॉडी, जहाँ से बॉडी चला था वहीं पर आकर के क्या हो गया, चलाया, तो हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन है वो 0 हो जाए। आपने काम बहुत किया, आपने काम बहुत किया, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, 0 है।
कहने का मतलब आपने वर्क कुछ किया ही नहीं, अलग अलग खंड में आपने काम किया, लेकिन जब उसका एक साइक्लिक ऑर्डर में आपने वर्क डन तैयार किया तो वो 0 हो गया। ये कैसे हुआ? हो सकता है किसी पार्ट में जो आपने काम किया, जिस फोर्स ने किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो काम एक पार्ट में किया, वो अगर पॉजिटिव या निगेटिव आया, और कन्वर्सली जब फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद पार्टिकल को फिर डिस्प्लेस करके उसी फोर्स के थ्रू हम इनिशियल पोजीशन में लाए, तो इस बार इन्वर्स नेचर का जो साइन के साथ है वो वर्क डन हो गया। यानी अगर पहले पाथ में पॉजिटिव था, दूसरे पाथ में नेगेटिव था, पहले पाथ का जो वर्क डन था वो सेम अमाउंट का था मैग्नीट्यूड में, दूसरे पाथ का भी वर्क डन सेम अमाउंट में मैग्नीट्यूड में था, और दोनों को एडप्ट कर दिए तो क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया। ये भी संभव है। अगर संभव है तो कैसे है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्स को यहां पर हम अपनी सुविधा अनुसार 2 भाग में बांट लेंगे। एक भाग को हम बोलते हैं इस फोर्स में, एक भाग को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं और दूसरे भाग को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मैंने बोर्ड पे पहले से ही आपकी सुविधा के लिए लिख के रखा है ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझें। तो फोर्स को वर्क एनर्जी थ्योरम में यहां पर मैं फोर्स को 2 भागों में बांट लेता हूं। ये भाग पर मैंने इसलिए बांटा है कि वर्क डन बाय सम फोर्सेज इन अ राउंड ट्रिप equals 0 and work done by some forces in round trip is not equal to 0। तो देखिए, पहला पार्ट है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा पार्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब आइए कंजर्वेटिव फोर्स में कैसे फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के हो सकते हैं वो समझिए। पहले मैंने 2 डेफिनेशन दी है 1 2, और इसको भी मैंने 2 डिफिनेशन दिया है 1 2। लौटिए कंजर्वेटिव फोर्स पर। तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स व्हाइल वर्क इज डन, वैसे फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उनको पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कैसे, क्यों, क्या, ये सारा मैं डायग्राम से आपको अभी समझाऊंगा। पहले समझिए कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, बात सुनने से मतलब है। पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स व्हाइल वर्क इज डन, एक स्टेटमेंट ये। इसी का मिलता जुलता दूसरा स्टेटमेंट है, इन राउंड ट्रिप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और बॉडी नेट वर्क डन बाय सच फोर्स इक्वल्स 0। अगर राउंड ट्रिप मूवमेंट किसी का बॉडी का होता है, यानी जहां से पार्टिकल चलती है या बॉडी चलती है, वस्तु चलती है, लौट करके वहीं चली आती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ सच फोर्सेस एंड वर्क डन बाय सच फोर्स इक्वल्स 0, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं? mg से। स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखते हैं? kx से, where k is the spring constant and x is the elongation or compression of the spring irrespective to the natural length। ये हो गया ये आपका। और कूलाम फोर्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जाएंगे हम, तब वहां पर हम क्या करेंगे? कूलाम फोर्स एक अलग तरह का फोर्स है जिसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाय R स्क्वायर। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ का एक एग्जाम्पल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलाम फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों तरह के जो फोर्स हुए वो कंजर्वेटिव नेचर के हुए। आप समझिए इसके स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। ध्यान दीजिए, अभी मैं कंजर्वेटिव फोर्स पर बात कर रहा हूं। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? कंजर्वेटिव फोर्स पर। मैं भी बात कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स पर, यानी वैसे फोर्स जिसमें अगर वर्क डन एक राउंड ट्रिप में होता है तो नेट वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे देखिए, एक बॉडी यहां पर है, ठीक है, पॉइंट ए पर एक बॉडी है और पॉइंट बी ये है। सपोज दैट इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम बॉडी जाती है, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक बॉडी जाती है, किसी पाथ में जाती है। चलिए हम मान लेते हैं, आपको बिना ज्यादा कंफ्यूज किए हुए मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट बी तक जाती है और एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर मैं इस सवाल में ये पूछूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का एक अच्छा सा एग्जांपल है, सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो बार बार मैं रिपीट करके आपको समझाऊंगा इसी फोर्स के सहारे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। चलिए, पार्टिकल ए से बी तक गई, एक स्ट्रेट लाइन में गई, मैं कोई फंडा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, पार्टिकल ए से बी तक गई, ठीक है। अब हो क्या रहा है, और ये पार्टिकल कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था। ध्यान दीजिए इस पार्टिकल पर, कहीं भी हो इस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल अपना स्थान समय के अनुसार क्या कर रहा है? बदल रहा है ये पार्टिकल। तो अगर इस पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इस पार्टिकल पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, और पार्टिकल का मास m है, तो आप ध्यान दीजिए,
इस पार्टिकल को हमेशा अर्थ अपने तरफ खींचेगा, इस पार्टिकल को हमेशा अर्थ कितने अपने तरफ खींचेगा, राइट। इस पार्टिकल को अर्थ हमेशा क्या करेगा, अपने की तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से, mg फोर्स से। ये mg फोर्स से क्या कर रहा है, पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। सेम मैग्नीट्यूड से, सेम मैग्नीट्यूड से अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है mg का वो क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। mg क्या होगा, डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा इस पर। mg क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इतना तक आप समझे। पार्टिकल a से b तक जा रहे हैं, जिस पार्टिकल का मास m है, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, यानी अर्थ जिस फोर्स से बॉडी को खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस बॉडी को क्या कर रहा है mg फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में यही तो बताया था। एक एप्पल के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। एक्चुअली कहानी ये है, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में मैं जाऊंगा तो मैं आपको ये छोटी सी कहानी बताऊंगा। लिंकनशायर में उनका घर था और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट थे। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में उस समय भयानक प्लेग पैंडेमिक का इफेक्ट चल रहा था। उसके कारण क्या हुआ, वो अनिश्चित काल के सैंडाई में कॉलेज चला गया, यानी बंद कर दिया गया। उसी दौरान वो अपने ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में एक अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और एप्पल एक जब टूट करके राइप एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तभी उनके माइंड में स्ट्रक कर गया कि ये ग्रेविटेशन, यानी ईच एंड एवरी पार्टिकल बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वहीं से ग्रेविटेशन का मतलब डिस्कवरी हुई। तो चलिए उस टॉपिक को छोड़ते हैं और लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ ग्रेविटेशन mg फोर्स से क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यानी mg का डायरेक्शन किधर है, माइनस जे कैप की तरफ। mg का डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ। mg 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 m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, g की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपनी कन्वीनियंट के अनुसार आप चूज करते हैं। तो mg का डायरेक्शन हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है। mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब ध्यान दीजिए, पार्टिकल कहां से कहां गया, a से लेकर के b तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, r a b, यानी a से b तक गया। मैं समझाने के लिए मैंने इसे किया, इसे मैं अब मिटा देता हूं आपको, ताकि मैं जो एक्चुअल चीज समझाने वाला हूं उस तक लौट पाऊं। ये सिर्फ समझाने के लिए था। चलिए अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, क्या इस वेक्टर ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज दैट सी पॉइंट ये है और यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, सी पॉइंट ये है तो 90 डिग्री का एंगल ये बनाया। तो क्या ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ में देखिए, वेक्टर के ट्रायंगल लॉ में ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए और बी फाइनल पॉइंट, ए सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए और सी फाइनल पॉइंट, सी बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सी और बी फाइनल पॉइंट। इस तरह से हो गया। अब मान के चलिए अगर ये एच हाइट तक गया, ये एच हाइट तक गया और ये सपोज दैट एक्स है, आपको नहीं पता है पर मान लीजिए कितना गया, एक्स डिस्टेंस के, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया तो एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया तो एच हाइट से क्या हुआ, बॉडी एलिवेटेड हो गया है, यानी अपने सरफेस से बॉडी इतना, हम जब यहां से यहां ले गए तो बॉडी अपनी सरफेस से कितना ऊपर गया, एच ऊपर गया। तो आप अगर लिखना चाहिए तो क्या आप ये लिख पाइएगा, ए बी ए सी का मतलब, ए सी वेक्टर का मतलब, ए सी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी एंड यूनिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए सी। वेक्टर में दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज पूरी कर दीजिए, वेक्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, वेक्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं AC वाले मैग्नीट्यूड को यहां देता हूं, तो AC को मैंने कितना माना मैग्नीट्यूड में, लेंथ ऑफ द AC यानी x माना, और किधर है ये, बोलिए किधर है ये, x एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ है, और x एक्सिस की तरफ यूनिट डायरेक्शन क्या होता है, i कैप, y एक्सिस की तरफ यूनिट डायरेक्शन क्या होता है, j कैप। तो क्या मैं इसे लिखूं, x i कैप प्लस CB के बारे में सोचिए, CB इस तरह से है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ CB कितना है, h, और डायरेक्शन किधर है, y एक्सिस की तरफ, तो j कैप, j कैप, यानी AB वेक्टर आपको मिल गया, AB वेक्टर आपको मिल गया, x i कैप प्लस h j कैप मिल गया, x i कैप प्लस h j कैप मिल गया। ठीक है, अगर हम वर्क डन किसके थ्रू, बाय मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स की जगह पर mg बराबर किसके लिख सकते हैं, फोर्स डॉट किसके, RAB,
आर ए बी या ए बी लिखिए, एक ही बात है। ए से बी तक जाने में जो फोर्स, जो वर्क डन हुआ वो लिखना चाहते हैं, तो अब देखिए एफ बराबर क्या, एम जी, फिर फोर्स एक वेक्टर है, उसको दोनों चीज दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड उसको दीजिए, उसकी डायरेक्शन उसको दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड उसको दीजिए, उसका डायरेक्शन उसको दे दीजिए, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड कितना, एम जी, डायरेक्शन कितना, किधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये किसका डायरेक्शन है, माइनस जे कैप, वाई अगर ऊपर तो माइनस जे नीचे, तो ये हो गया आपका जे कैप। डॉट का साइन डालिए, ए बी कितना, एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप, एच जे कैप, इतना हो गया। अब डॉट लेके देखिए 90 डिग्री पर जो रहेगा यूनिट वेक्टर वो 0 देगा रिजल्टेंट, और जो अलोंग सेम डायरेक्शन में वो क्या देगा आपको, 1 देगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए जे कैप डॉट आई कैप, यानी ये 0 हो गया पहला टर्म। दूसरा देखिए माइनस यहां पर है, यहां पर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया, 1, तो ये बना माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पार्टिकल पर वर्क डन हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पार्टिकल पर वर्क डन हुआ फ्रॉम डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल ए टू बी, वो कितना निकल के आया, माइनस एम जी एच। ठीक है, अब इस पूरे प्रक्रम में ध्यान दीजिए, यहां से पार्टिकल यहां गई, किस पास से गया नहीं गया इससे कोई मतलब नहीं था, हमको मतलब सिर्फ इतना था कि ये कितना अपने डेटम पॉइंट से एलिवेटेड हो गया, यानी इनिशियल पॉइंट से कितना ये अपवार्ड चला गया है। यानी अगर ये पार्टिकल ऐसे भी जाता, इस पाथ से भी जाता, इस पाथ से भी जाता, ये पार्टिकल अगर इस पाथ से भी ट्रेवल करता, इस पाथ से भी ट्रेवल कर जाता, इस पाथ से भी क्या हो जाता, ट्रेवल कर जाता, तब भी क्या होता, इनिशियल पॉइंट ये होता और फाइनल पॉइंट ये होता, और तब भी डिस्प्लेसमेंट इतना ही होता, क्योंकि आप वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो आपको इस पाथ से कोई मतलब नहीं था कि इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, आपको मतलब था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और इनिशियल टू फाइनल में जो बॉडी एलिवेटेड हो गई वो एच ही हुई। चाहे आप किसी भी पाथ से जाइए, अगर ए से बी जा रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में आपने सिर्फ एच हाइट असेंड की, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। तभी जो ये वर्क डन बाय एम जी कितना होता, माइनस एम जी एच होता, माइनस एम जी एच होता। अब लौटिए दूसरी बार, अब लौटते हैं दूसरे तरफ, इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा मैं, थोड़ा सा यही रहेगा, सारा कुछ यही रहेगा, सारा कुछ क्या रहेगा, यही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं मिटा करके लिखता हूं क्या कर रहा हूं। देखिए फिर से ए टू बी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी सब सिमिलर। ये अब क्या हो रहा है, ए से बी तक तो गया, लेकिन राउंड ट्रिप अगर कंप्लीट करना है तो बी से ए तक भी तो आना पड़ेगा। ए से पार्टिकल बी तक गया, राउंड ट्रिप कन्वर्ट करना है तो बी से ए तक आएगा, तो यानी ये वेक्टर इस तरह से होगा, इस बार वेक्टर इस तरह, यानी वर्क डन बाय ए टू बी हमने कैलकुलेट कर ली बाय द फोर्स एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाला कैलकुलेट करने, बी से ए तक पार्टिकल जब आएगी तब ये यहां से यहां तक आएगी, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन प्रिवेल्स, सेम कंडीशन, इसी को ये मानिए ये 90 डिग्री है। अगर आपको बी ए वेक्टर लिखना है इस बार क्या लिखेंगे आप, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बी ए वेक्टर लिखने के लिए ये प्लस ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी ए। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या लिख सकता हूं, बी सी को देखिए, बी सी, और ये कितना हाइट था, एच हाइट, और इसको कितना माने थे आप, एक्स माने थे, इसको आप एक्स माने थे। तो देखिए बीसी लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, बीसी ये आपका बीसी है, किधर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एच, मैग्नीट्यूड एच, डायरेक्शन किधर, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस सी ए कितना, सी ए कितना एक्स, और डायरेक्शन कौन सा, सी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए एक्स, और डायरेक्शन किधर, माइनस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई कैप, एक्स माइनस आई कैप, एक्स माइनस आई, और अगेन फोर्स अभी भी कितना है, किधर है, एम जी एच अलॉन्ग माइनस एक्स वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो इस बार बी ए ये हो गया, तो क्या करें, वर्क डन निकाल लें, वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन। ये वाला जो केस था वो कहां से कहां था, ए से बी था, ध्यान दीजिए, और ये वाला जब हम निकालेंगे वो बी से ए होगा, तो इस बार क्या हो जाएगा,
B2A। B2A में क्या हो जाएगा, वर्क डन, BA लिख रहा हूं, BA सॉरी mg, फोर्स mg बराबर किसी क्या हो जाएगा, फोर्स, फिर अगेन फोर्स कितना है mg, किधर माइनस जे कैप, डॉट है यहां पर, डॉट क्या h माइनस जे कैप प्लस x माइनस आई कैप का ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अलग अलग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, जे डॉट जे 1, जे डॉट आई 90 डिग्री यानी 0, यानी ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला इसके साथ बच जाएगा, माइनस 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 प्लस एम जी एच प्लस ये जे कैप डॉट 0। यानी अगर ए से बी गए आप, ए से बी गए आप तो वर्क डन कितना निकला, माइनस एम जी एच। और अगर आप बी से ए गए तो वर्क डन कितना निकला, एम जी एच। और जब दोनों को जोड़ देंगे, मान लीजिए इसको आप 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 बराबर किसके, 0, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर के आपको 0 दे गया। तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स व्हाइल वर्क इज डन, अगर काम होता है और जो काम होता है वो फोर्स अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई मतलब ना कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, इनिशियल टू फाइनल से मतलब है, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, तो भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और राउंड ट्रिप मूवमेंट, अगर एक पॉइंट से लौट करके पार्टिकल उसी पॉइंट पर दोबारा चल जाती है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन बाय सच फोर्सेस इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और कूलम्ब फोर्स आप ले सकते हैं। दूसरे पार्ट में लौटते हैं और सारी चीज़ों को मैं बीच से मिटा करके आपके लिए एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, हो क्या रहा है देखिए, इस बार आते हैं कुछ और करते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 डायमेंशन में। अब आते हैं पाथ डिपेंडेंट फोर्स व्हाइल वर्क इज डन। इस बार पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फोर्स पाथ पर डिपेंड कर रहा है, एक बात तो ये। और दूसरी बात, अगर राउंड ट्रिप में काम कर रहे हैं, यानी पार्टिकल अपने पोजीशन से चली लौट करके उसी जगह चली आए, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्च फोर्सेस एंड वर्क डन इज नॉन जीरो, यानी 0 इस बार नहीं हो रहा है फोर्स। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए ये वाला एक यहां पर है ब्लॉक यहां पर है, ये एम का ब्लॉक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा कर देता हूं, एम ब्लॉक है। और ये जो सरफेस है, ये फ्रिक्शन है, इस सरफेस में फ्रिक्शन है, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी एक सरफेस के ऊपर दूसरा बॉडी रख करके अगर आप उसको एक तरफ खींचिएगा तो सरफेस टू सरफेस जो एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन के चैप्टर में जाऊंगा तो उसके बारीकी को इंट्रामोलिकुलर स्टेज पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन एक सरफेस के साथ दूसरे सरफेस का लगता क्या है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर एम है, बॉडी पॉइंट ए पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पर इस पर रखा हुआ है, इस सरफेस में फ्रिक्शन है। अब इस बॉडी को हम किसी तरह मस्कुलर फोर्सेस से ही, यानी अपने बॉडी के फोर्सेस से खींच करके क्या ले जा रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ले जा रहे हैं। यानी इस बॉडी को हम मूव कर करके ले आए बी पे, पॉइंट बी पे। डॉटेड से मैंने दिखाया कि यहां पर आई है बॉडी, ये पॉइंट यहां तक आई। चलिए ठीक है, इतना तक समझे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैं किसी फोर्स के बारे में यहां बात नहीं करूंगा, मैं उसी फोर्स के बारे में बात करूंगा जो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है और जिसमें एग्जांपल मैंने सेट किया है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस है। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस है तो जिस सरफेस पर ये बॉडी स्लाइड कर रही है, फिसल रही है, वो बॉडी स्मूथ नहीं होगी, उसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, रफ होगा सरफेस, उसमें दानेदार कुछ होगा परत पर, ताकि वो क्या करेगा, मोशन का अपोजिट करेगा, वो मोशन को अपोजिट नेचर देगा। जैसे आप बहुत तेजी से हवा में हाथ घुमाइए, आपको लगेगा कि सामने से हल्का सा तो जरूर प्रेशर मेरे हाथ के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्विम करता है स्विमिंग पूल में तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस होता है, वो क्या होता है, ड्रैग फोर्स होता है। ये भी फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक ड्रैग फोर्सेस है, यानी वो फोर्सेस जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है वो सारे क्या कहलाते हैं, ड्रैग फोर्सेस कहलाते हैं। उसी ड्रैग फोर्सेस का एक एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स।
एक एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, यानी बॉडी अगर इधर चल रही है तो इस पर जो सरफेस है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पर एक फोर्स लगाएगा, वो इधर डायरेक्शन लगाएगा, क्योंकि बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम कर गया, बॉडी है ये एम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर गया, एफ आर इधर काम कर गया, एफ आर इधर काम कर गया। और ये जो इस लेवल में ये एफ आर आपका क्या है, कांस्टेंट नेचर का है, किसी स्पीड से जा रहा है नहीं जा रहा है से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है ये म्यू एन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं लिखूंगा अभी नहीं, ताकि आपकी कंफ्यूजन बढ़ ना जाए फ्रिक्शन के चैप्टर पर जाने से पहले। तो एफ आर इधर लगा, यानी बॉडी अगर इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बॉडी का मूवमेंट किधर, एक्स एक्सिस की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर, अपोजिट डायरेक्शन में इधर। तो बॉडी अब देखिए वर्क डन ए टू बी, वर्क डन ए टू बी, ये कितना हो जाएगा, एफ आर डॉट ए बी वेक्टर, एफ आर डॉट ए बी वेक्टर, एफ आर डॉट फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर डॉट प्रोडक्ट ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा, एफ आर। मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड है एफ आर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एफ आर लिखते हैं, और इसका जो डायरेक्शन है क्योंकि वेक्टर है तो पूरा लिखते हैं किधर, माइनस आई कैप की तरफ। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, डॉट डालिए, ए बी, मान लिए ए से बी तक गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स, मान लीजिए डिस्टेंस की ट्रेवल कितना, एक्स, तो इसको क्या लिखें, एक्स आई कैप, क्योंकि किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखिए ये दोनों मिले क्या हो गया, माइनस एक्स एफ आर, माइनस एक्स एफ आर, माइनस एक्स एफ आर हुआ। यानी पार्टिकल जब ए से बी तक गया उस पर जो फोर्स लग रहा था सरफेस के कारण, रफ सरफेस के कारण, वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर था, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इक्वल्स कितना आया, माइनस एक्स टाइम्स एफ आर। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड कि कितना से बॉडी डिस्प्लेस हो गया। तो ये हो गया, आप मान लिए 1 पकड़िए इसको, मान लिए 1 पकड़िए इसको। अगेन काम करते हैं, अगेन काम ये करते हैं कि ये बॉडी जब यहां चली आई, इस बार क्या हुआ, बॉडी यहां पर चली आई है, इस बार बॉडी यहां पर क्या हो गया, चली आई है, अब लौटेगी फिर ए पर, क्योंकि राउंड ट्रिप हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमको राउंड ट्रिप क्या करना है, कंप्लीट करना, मास एम है, ये क्या है, मास एम है। इस बार बॉडी का जो स्टेप सेकंड है वो यहां से बॉडी हम यहां लाएंगे, यहां से बॉडी यहां लाएंगे, यानी बी टू क्या कर रहे हैं, ए लाएंगे। इस केस में ए टू बी था, इस केस में ए टू बी था, इसको आप W1 बोल लीजिए समझने के लिए। और इस बार हम W2 का यूज करते हैं। तो इस बार क्या स्थिति है, बोलिए, इस बार क्या है, W2 बराबर किसके, जब बॉडी जब इधर जा रही है, मूवमेंट जब इधर है, तो इस बार किसना, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाइएगा, मैंने आपको बनाना सिखाया था, बॉडी का मूवमेंट इधर, ठीक है, तो ड्रैग फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर, अपोजिट डायरेक्शन एफ आर, अपोजिट डायरेक्शन एफ आर। और बॉडी जा किधर रही है, इधर जा रही है, तो इस बार क्या होगा, एफ आर वेक्टर डॉट किसके, बी ए वेक्टर के, बी ए वेक्टर के। तो एफ आर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर, एंड डायरेक्शन किधर, माइनस आई कैप, सॉरी आई कैप की तरफ, किधर जा रहा है, इस बार आई कैप की तरफ जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बी ए, वो भी कितना, एक्स माइनस आई कैप की तरफ। देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, एफ आर इधर किधर डिस्प्लेस हो रहा है, माइनस एक्स की तरफ, एफ आर का डायरेक्शन आई कैप की तरफ, और एक्स का डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप, फिर अगेन कितना हो गया, माइनस एक्स एफ आर, माइनस एक्स एफ आर। इसको आप सेकेंड बोलिए, सेकेंड बोलिए। तो W1 और W2 मिल गया, और राउंड ट्रिप कंप्लीट भी हो गया, बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां चली आई, यहां से यहां गई, यहां से यहां चली गई। तो नेट वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन बोलिए, तो नेट वर्क डन कितना हो गया, इन राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप कितना हो गया, अगर W बोलते हैं तो इसको W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। तो W1 कितना था, ये माइनस एक्स एफ आर प्लस का साइन यहां पर देखिए, ये भी माइनस एक्स एफ आर, ये बराबर कितना हो गया, माइनस 2x एफ आर। इस बार देख लीजिए, इस बार देख लीजिए, आपका राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस था कंजर्वेटिव फोर्स का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, कि इसमें जो वर्क फोर्स होता है उसके थ्रू जो काम होता है वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन 0 होता है। और इस फोर्स में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जो वर्क डन हो रहा है
वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कुछ वैल्यू देगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में कुछ भी देगा, लेकिन कुछ वैल्यू देगा राउंड ट्रिप में। और जो ये फोर्स होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है व्हाइल परफॉर्मिंग अ वर्क। ठीक है, तो वर्क एनर्जी में फोर्स का ये चैप्टर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको इसकी बारीकियां समझ आएगी, नहीं तो अगर आप भगा भागा देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस पर ये मेरा क्लास था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आपको लगता है कि सर का जो क्लासेस होता है वो फ्रूटफुल है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके चैनल की